वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट की वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं हम यहां पर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं और यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में। यानी कि आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो सिलेबस है AKTU का फॉर द बीटेक, फॉर द BCA एज वेल एज फॉर द BVA, इसके जो सिलेबस को हम यहाँ पर क्वेश्चन और उसके आंसर की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि किस तरीके से एग्जाम में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपके उस या आप उसको आंसर को किस तरीके से अपने एग्जाम हॉल में कॉपी में रिप्रेजेंट करेंगे, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। मतलब कहने का यह है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। जब आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं वहां पर आप टाइम का मैनेजमेंट तब कर पाते हैं जब आपको यह पता होता है कि आपको किस क्वेश्चन के आंसर में कितनी एक्सप्लेनेशन देनी है या कितना उसमें आंसर आपको लिखना है। तो वो सारी चीजें आपको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में जो हम आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं, ये वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हेल्प आप लोगों को करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह जो आप करते हैं अपने सभी सोशल अकाउंट्स पर वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगेगा तो अंत में आप लाइक वाला बटन भी प्रेस करें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक जो भी आपको लगता है वीडियो को देखकर वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 7वें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है ये यहां पर पूछा गया है। बाद में पूछा गया है कि एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, इंपॉर्टेंस एज वेल एज द लिमिटेशंस। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में इस तरीके से क्वेश्चन बनता है इकोलॉजिकल पिरामिड की टॉपिक पर। तो हम यहां पर जानेंगे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में, इकोलॉजिक पिरामिड होता क्या है, देन हम डिस्कस करेंगे उसके टाइप्स, उसकी इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस के बारे में। तो अगर हम देखें इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में तो एन इकोलॉजिकल पिरामिड is a graphical representation that shows the relationship between different group of organism in an ecosystem। यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है वो एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है जो शो करती है रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इकोसिस्टम। आगे, इट हेल्प्स टू विजुअलाइज हाउ एनर्जी और बायोमास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वेरियस लेवल ऑफ द फूड चेन। और ये हमें इस बात को भी विजुअलाइज करने में हेल्प करती है कि एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेरियस लेवल्स पर, जो फूड चेन आप पिछले क्वेश्चन में पढ़कर आए हैं उसमें किस तरीके से होता है। द लेबल इन द पिरामिड रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिज्म दैट मेक अप द फूड चेन। जो डिफरेंट लेबल्स हैं पिरामिड में रिप्रेजेंट होते हैं वो फूड चेन्स को बताते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर्स कितने हैं, कंज्यूमर्स कितने हैं, डिकम्पोजर्स कितने हैं उस एक फूड चेन में। क्लियर हुआ? तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं इसके बारे में आपको समझ आ गया होगा। क्या इसकी वैल्यू है वो भी आपको पता चल गया होगा, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है वो भी आप इस डेफिनेशन में समझ गए होंगे। दैट मीन्स इट हेल्प टू विजुअलाइज द फ्लो ऑफ एनर्जी फॉर द डिफरेंट लेबल्स, है ना, ये इसकी इंपॉर्टेंस भी हो जाती है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके टाइप्स के बारे में तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं नंबर के बेसिस पर, मासेस के बेसिस पर, तो उन्हीं को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का पिरामिड कैसे होता है, क्या होता है। तो अगर हम उसके बारे में बात करें तो दिस पिरामिड शोज हाउ एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू नेक्स्ट लेवल। देखिए ये क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और इसमें पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात हो रही है। तो एनर्जी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वही आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी कहलाता है। मतलब वन ट्रॉपिकल लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल आपका एनर्जी का फ्लो किस तरीके से हो रहा है उसको ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट कर दें दैट्स कॉल्ड द पिरामिड ऑफ एनर्जी। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट की, सॉरी। इट ऑलवेज हैज ए ब्रॉड बेस, यानी कि इसका एक ब्रॉड बेस होता है जहां पर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा होते हैं, आप ये कह सकते हैं। एंड नैरो एज यू गो अप टू द कंज्यूमर, और जैसे जैसे आप कंज्यूमर्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इसका जो
पाथ है या फिर आप ये कह सकते हैं लेवल है वो नैरो होता चला जाता है। यू कैन से दैट इट्स लुक्स लाइक ए ट्राइएंगल। ऐसे अगर मैं यहां पर एक लेबल ये शो कर दूं, दूसरा लेबल ये शो कर दूं, तो यहां पर आप देख रहे होंगे इसका बेस क्या है, बड़ा है, और जैसे जैसे आपका ट्रॉपिकल लेवल ऊपर जा रहा है बच्चों, वैसे वैसे इसका लेवल क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो जाता है पिरामिड ऑफ एनर्जी का। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि एनर्जी डिक्रीजेज एट ईच हायर लेवल बिकॉज ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज पास्ड टू द नेक्स्ट लेवल। यानी कि एनर्जी का डिक्रीमेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा जैसे ही आप वन लेवल टू नेक्स्ट लेवल हाई में पहुंचेंगे, तो एनर्जी का जो लेवल है वो आपको डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि आप यहां पर लेंसमैन का 10% एनर्जी फ्लो रूल भी जानते हैं, मतलब जैसे जैसे आपका कोई भी स्पीसीज नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पीसीज से कंज्यूम किया जाता है, तो वैसे वैसे केवल और केवल 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा पिरामिड में, वैसे वैसे एनर्जी का जो लेवल है वो भी डिक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप पिरामिड ऑफ एनर्जी के तीनों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड टाइप की, पिरामिड ऑफ नंबर्स। नंबर्स के बेसिस पर भी आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इकोसिस्टम के, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी इकोसिस्टम को आप ग्राफिकली नंबर के बेसिस पर भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? देखिए, अगर पहले पॉइंट की यहां पर मैं बात करता हूं तो दिस पिरामिड शोज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिकल लेवल। यानी कि हर एक ट्रॉपिकल लेवल पर आपके नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं वो पिरामिड ऑफ नंबर्स के द्वारा ही पता चलता है या वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें यहां पर, इन सम केसेस द बेस मे बी नैरो इफ प्रोड्यूसर्स आर वेरी लार्ज लाइक ए ट्री। अब यहां पर क्या है, यहां पर कहने का मतलब यह है कि कुछ केसेस में जो बेस होता है वो नैरो होता है, कुछ केसेस में बेस लार्ज होता है। बेस कहां पर है? बेस है प्रोड्यूसर। यानी कि अगर प्रोड्यूसर्स उस इकोसिस्टम में जहां का हम पिरामिड बना रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, अगर वहां पर प्रोड्यूसर्स की वैल्यू ज्यादा है तो आपका बेस क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। और अगर वहां पर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स की वैल्यू कम है तो वहां पर बेस नैरो हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपका ये पिरामिड कुछ इस तरीके से भी बन सकता है और ये पिरामिड कुछ इस तरीके से भी बन सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ज्यादा हैं और उनको कंज्यूम करने वाले नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम हैं, तो दैट्स द पिरामिड ऑफ नंबर्स। और अगर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स कम हैं और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो आपका पिरामिड ऑफ नंबर्स कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम ऐसे समझते हैं, देखिए, आप किसी कंपनी का कोई भी फोन लेने जाते हैं मार्केट में, तो उसकी डिमांड अगर ज्यादा है और वो फोन्स कम हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके का पिरामिड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर कोई मोबाइल दूसरी कंपनी का है जो लार्ज अमाउंट में फैब्रिकेट हुआ है लेकिन उसके कंज्यूमर्स कम हैं, तो दैट मीन्स आपका पिरामिड कुछ इस तरीके का बनेगा। क्लियर? तो ये पिरामिड आप कह सकते हैं जब आप बात करते हैं किसकी? फॉरेस्ट की, जहां पर ट्रीज बहुत ज्यादा होते हैं। वहां पर अगर आप कंज्यूमर्स के कंपैरिजन में देखें तो नंबर ऑफ ट्रीज का अमाउंट बहुत ज्यादा है, या फिर आप ग्रास लैंड की बात करें जहां पर घास बहुत ज्यादा है और उसको खाने के जो कंज्यूमर्स हैं उनके नंबर्स जैसे जैसे आपका ट्रॉपिकल लेवल बढ़ रहा है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो आई होप पिरामिड ऑफ नंबर्स आप समझ गए होंगे। दोनों केसेस, कब आपका उल्टा पिरामिड बनेगा, कब आपका सीधा पिरामिड बनेगा। देखिए, ये जो सीधा ट्राइंगल है इसको आप सीधा पिरामिड बोल देते हैं और ये जो उल्टा ट्राइंगल है इसको आप उल्टा पिरामिड बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो दोनों तरीके के केसेस आपको यहां पर पिरामिड ऑफ नंबर्स के बेसिस पर देखने को मिल जाते हैं। अगर आगे बात करें, इन अदर केसेस देयर मे बी मोर ऑर्गेनिज्म एट हायर लेवल इफ द प्रोड्यूसर्स आर स्मॉल, है ना। दूसरे केसेस में यहां पर बता दिया है कि मोर ऑर्गेनिज्म एट द हायर लेवल, दैट मींस इट्स प्रोड्यूसर्स आर स्मॉल, जो कि उल्टा पिरामिड आपको देखने को मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप आप पिरामिड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास के बेसिस पर हम पिरामिड की यहां पर बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट यहां पर देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? दिस पिरामिड शोज द टोटल मास, जिसको आप बायोमास कह रहे हैं, ऑफ द ऑर्गेनिज्म
एट ईच ट्रॉपिकल लेवल, मतलब जितने भी वहां पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर, उनका टोटल मास आपका पिरामिड ऑफ बायोमास कहलाता है। समझ गए ना आप लोग? यानी कि जैसे अगर मैं बात कहूं कि एक ग्राउंड फ्लोर पर 50 बंदे हैं जिनका वेट क्या है 10-10 या फिर 50 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं जिनका वेट 10-10 केजी है, तो वहां पर जो बायोमास हो गया है वो कितना हो गया 50 इंटू 10, यानी कि 500 केजी का वहां पर बायोमास अवेलेबल है। और जैसे ही हम नेक्स्ट लेवल पर पहुंचे वहां पर 400 हो सकता है, नेक्स्ट पर 300 हो सकता है। दैट्स द पिरामिड ऑफ बायोमास, यानी कि हर एक पर्टिकुलर ट्रॉपिकल लेवल पर कितना टोटल मास है ऑर्गेनिज्म का, वो आपका बायोमास कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे, इट कैन बी अपराइट और इन्वर्टेड डिपेंडिंग ऑन द इकोसिस्टम। जैसे कि पिरामिड ऑफ नंबर्स था, वैसे ही पिरामिड ऑफ बायोमास है, यानी कि ये उल्टा भी हो सकता है, ये सीधा भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके का इकोसिस्टम अवेलेबल वहां पर है। तो दैट मीन्स ये पिरामिड आपका कुछ इस तरीके से भी बन सकता है और ये पिरामिड कुछ इस तरीके से भी आपका बन सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इकोसिस्टम, किस तरीके का इकोसिस्टम है। ठीक है, अगर बायोमास की वैल्यू लेवल टू लेवल डिक्रीज हो रही है तो कुछ इस तरीके का पिरामिड बन जाएगा, और बायोमास की जो वैल्यू है वो लेवल बाय लेवल इंक्रीज हो रही है तो कुछ इस तरीके का पिरामिड आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि दोनों टाइप के पिरामिड्स आपको बायोमास में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहां पर, इन सम एक्वेटिक इकोसिस्टम द बायोमास ऑफ हर्मीबोरस मे बी ग्रेटर देन द प्रोड्यूसर्स। मतलब कहने का यह है कि सम एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में जो बायोमास है हर्मीबोरस का, वो ग्रेटर देन होता है प्रोड्यूसर से। मतलब वहां पर जो प्रोड्यूसर्स हैं उसके कंपैरिजन में जो हर्बीवोरस हैं वो ज्यादा होते हैं, उनका मास वेट ज्यादा होता है। तो दैट मीन्स वो आपका एक एग्जांपल हो गया पिरामिड ऑफ बायोमास। देखिए, जिस फैक्टर को, जिस करेक्टर को हम या करेक्टरिस्टिक को लेकर पिरामिड बना रहे हैं वो आपका उस टाइप का पिरामिड हो जाएगा। अगर नंबर को बेस बनाकर हम पिरामिड बना रहे हैं तो वो पिरामिड ऑफ नंबर्स हो जाएगा। अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास को बेस करके बना रहे हैं तो वो पिरामिड ऑफ बायोमास हो जाएगा। एनर्जी लेवल को फोकस करके अगर हम पिरामिड बना रहे हैं तो वो पिरामिड ऑफ एनर्जी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो पिरामिड ऑफ बायोमास भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये आई थिंक कितने टाइप्स हो गए हमारे, 3 टाइप्स के हो गए, है ना? पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर्स एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। तो ये 3 टाइप्स थे आपके इकोलॉजिकल पिरामिड्स के। आई होप आपको तीनों बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स की, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला है आपका अंडरस्टैंडिंग द एनर्जी फ्लो, यानी कि ये एनर्जी के फ्लो को बताता है। जैसे इकोलॉजिकल पिरामिड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम, शोइंग वेयर द मोस्ट एनर्जी स्टोर्ड। यहां से यह भी पता चलेगा कि कहां पर ज्यादा एनर्जी स्टोर हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल सभी के घरों में क्या लगे होते हैं, मीटर लगे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के, तो वो बता देता है कि किसके घर में कितनी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो दैट मीन्स यही जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये हमें बता देगा कि किस ट्रॉपिकल लेवल पर पर्टिकुलरली ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सेकंड है स्टडी ऑफ द फूड चेन। ये हेल्प करता है फूड चेन की स्टडी करने में भी। कैसे? दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फूड चेन्स। ये हेल्प करता है फूड चेन के स्ट्रक्चर को समझने में, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। और ये रिलेशन भी प्रोड्यूस करता है, बताता है बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एज वेल एज द कंज्यूमर्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स की हेल्प से आप फूड चेन की स्टडी कर सकते हैं और एक रिलेशन जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स में होता है वो भी आप यहां पर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं, एनवायरमेंटल बैलेंस। यानी कि ये इकोलॉजिकल पिरामिड एनवायरमेंटल बैलेंस के बारे में भी हमको बताता है। चाहे आप नंबर के बेसिस पर देख लीजिए, चाहे आप बायोमास के बेसिस पर देख लीजिए, चाहे आप एनर्जी फ्लो के बेसिस पर देख लीजिए, दे शो हाउ चेंजेस इन वन लेवल like the decrease in producers can affect all labels above it। यानी कि ये कैसे एक दूसरे को प्रोड्यूसर्स डिक्रीज हो रही हैं, वो कैसे एक दूसरे के लेवल को अफेक्ट करते हैं, दैट्स ऑल्सो शो बाय द एनवायरमेंटल बैलेंस। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट अगर आप देखें यहां पर
तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन आप किस तरीके से देखेंगे, बाय शोइंग हाउ एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं वो हमें ये भी दिखाता है कि किस तरीके से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर। इकोलॉजिकल पिरामिड्स हेल्प इन आइडेंटिफाइंग विच स्पेसीज नीड द प्रोटेक्शन, यानी कि यहां से हमें यह पता चल जाएगा कि किस लेवल पर कहां पर समस्या क्रिएट हो रही है जहां पर किसी पर्टिकुलर स्पेसीज को हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। जैसे आप देखते हैं ना कि बाघ बहुत कम हो गए हैं, उनको बचाने के लिए उनका प्रोटेक्शन किया जा रहा है ना। चीते की जो संख्या है वो कम हो गई है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। जो चिड़िया होती हैं छोटी छोटी, उनकी संख्या कम हो गई है, उनको बचाने का काम किया जा रहा है। तो दैट मीन्स इकोलॉजिकल पिरामिड्स हमें इस को आइडेंटिफाई और इसको रिजॉल्व करने में भी हेल्प करता है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड्स की? कुछ लिमिटेशंस भी रहेंगी इकोलॉजिकल पिरामिड्स की, वही एग्जाम में पूछा गया है, उन पर हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें लिमिटेशंस की तो पहला है सिंप्लीफाइड व्यूज। ये पहली लिमिटेशंस है। किस तरीके से लिमिटेशन है ये देखते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स में oversimplify complex food webs where many organism feeds at multiple levels, यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो ओवर सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फूड वेब है जो मैनी ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं मल्टीपल लेवल्स पर। तो सिंप्लीफाइड व्यूज है जो कि एक लिमिटेशंस है इकोलॉजिकल पिरामिड की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लॉस ऑफ एनर्जी। सेकंड लिमिटेशन है लॉस ऑफ एनर्जी की। वो कैसे? इट इज डिफिकल्ट टू शो हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट और यूज फॉर मेंटेनेंस, मेकिंग द पिरामिड नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। देखिए एग्जैक्टली अगर बताया जाए तो जो लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब यहां पर यह हो रहा है कि एग्जैक्टली किसी भी इकोसिस्टम का पिरामिड बनाना एक्यूरेटली पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से वहां पर कहीं ना कहीं लॉस ऑफ एनर्जी देखने को मिलता है, यानी कि हम डायरेक्टली सही से नहीं बता पाते हैं कि कहां पर कितनी एनर्जी किस फॉर्म में लॉस हो रही है, किस फॉर्म में यूज हो रही है। इज दैट क्लियर? तो सेकंड लिमिटेशन हो जाएगा आपका लॉस ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। दो ही लिमिटेशंस यहां पर थी इकोलॉजिकल पिरामिड की। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। विद द हेल्प ऑफ मैंने जो डायग्राम है उसको उसकी हेल्प से या फिर एग्जाम्पल की हेल्प से, जो रियलिटिक एग्जाम्पल आप जनरल लाइफ में महसूस करते हैं उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए व्हाट इज द बैलेंस इकोसिस्टम, ये एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, यानी कि इसमें कुछ ज्यादा पूछा नहीं गया है, बस ये पूछा गया है कि इकोसिस्टम होता क्या है बैलेंस्ड, वो आपको बताना है। नाम ही लग गया आगे बैलेंस्ड, तो एक ऐसा इकोसिस्टम जो कि बैलेंस्ड फॉर्म में हो। बैलेंस्ड फॉर्म में मतलब कहने का ये है कि अगर आपको अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए खाना 2 बार खाना जरूरी है, तो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है 2 बार खाने की, तो आप 2 बार खाना खाएंगे। अगर आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है 3 बार खाना खाने की, तो आप 3 बार खाना खाएंगे। तो दैट मीन्स अब ये जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ये अगर बैलेंस्ड है, जितना आपको नीड है उतना आपको मिल रहा है, दैट्स कॉल्ड द बैलेंस्ड इकोसिस्टम। जैसे अगर किसी साइकिल में नंबर ऑफ प्रोड्यूसर प्लस नंबर ऑफ कंज्यूमर्स प्लस नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स, अमाउंट ऑफ इन सब का स्पेसीज का एक बैलेंस फॉर्म में है, तो दैट्स कॉल्ड द बैलेंस्ड इकोसिस्टम। आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से बैलेंस इकोसिस्टम बताया जा रहा है। डिटेल में इसकी वीडियो अवेलेबल है, यानी कि और कुछ फैक्टर्स पर, चूंकि मैं क्वेश्चन यहां पर आंसर डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ, तो जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसी के हिसाब से मैं आंसर आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल में मैंने इसलिए इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं की है। अदरवाइज डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस इकोसिस्टम आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। या सिंपल वे में मैं बताऊं, आप जब भी कोई सामान लेने जाते हैं मार्केट से, तो आपको वो
क्या करके देता है, तोल के देता है सामान को, तो वो दोनों पर डे जब इक्वल हो जाते हैं, दैट्स कॉल्ड द बैलेंस्ड इकोसिस्टम। मतलब उसने जितना बांट रखा है उतनी ही अमाउंट में आपको सब्जी, फल, फ्रूट या फिर मिठाइयां मिल गई हैं, तो वो एक बैलेंस्ड क्रिएट हो गया है, दैट्स कॉल्ड द बैलेंस्ड इकोसिस्टम। बस यही कहने का मतलब है। उस बाट का वेट और आपने जो चीज खरीदनी है उसका वेट जब इक्वल हो गया तो वो बैलेंसिंग हो गई है दोनों के बीच, दैट्स कॉल्ड द बैलेंस्ड इकोसिस्टम। अब लिखेंगे किस तरीके से आप इसमें, ए बैलेंस्ड इकोसिस्टम इज एन एनवायरमेंट वेयर द लिविंग, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड नॉन लिविंग जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल और सनलाइट, कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर इन हार्मोनी। मतलब ईमानदारी से ये नॉन लिविंग और लिविंग जब कंपोनेंट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम बनता है। इन ए बैलेंस्ड इकोसिस्टम द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट विच लेवल, जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर या डिकम्पोजर्स, रिमेन्स स्टेबल, ये सब स्टेबल रहते हैं, एंड नेचुरल प्रोसेस जैसे कि लाइक वाटर साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल या एनर्जी फ्लो अकर्स स्मूथली। तो उस सिचुएशन में ये सब साइकिल्स स्मूथली अकर होती हैं, स्मूथली अपने फ्लो में रहती हैं, तो वो आपका एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम ही कहलाता है। ठीक है, और ये बैलेंस्ड इकोसिस्टम की वजह से भी होता है कि आपकी वाटर साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल, एनर्जी का जो फ्लो है वो एक बैलेंस फॉर्म में स्मूथली हो रहा है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं आप इसमें, इन बैलेंस्ड इकोसिस्टम resources such as the food, water, shelters are available in the right amounts for all organisms। मतलब बैलेंस इकोसिस्टम में ये सब रिसोर्सेज एक राइट अमाउंट में मिलने चाहिए सभी ऑर्गेनिज्म को। मतलब जितनी नीड है उस मात्रा में अवेलेबल अगर है तो दैट्स कॉल्ड द बैलेंस्ड इकोसिस्टम। ईच स्पीसीज हैज इट्स रोल। हर एक स्पीसीज का स्टार्टिंग से मैं बताता आ रहा हूं, एक इकोसिस्टम में हर एक स्पेसी का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है, एंड नो वन स्पेसीज डोमिनेटेड द अदर। कोई भी ऐसी स्पेसीज नहीं है जो डोमिनेट करती है, मतलब कोई भी ऐसी स्पेसी नहीं है जो उसकी जगह ले सकती है। ठीक है, क्लियर। तो हर एक स्पेसी का अपना स्पेसिफिक रोल है उस पर्टिकुलर लेवल पर, है ना। देयर इज ए नेचुरल बैलेंस बिटवीन द प्रेडिक्टर एंड प्रे, यानी कि ये एक नेचुरल बैलेंस ऑलरेडी रहता है, लेकिन हमारी कुछ गलतियों की वजह से, हमारी कुछ नासमझी की वजह से ये बैलेंस बिगड़ता जा रहा है और जिसका खामियाजा हमको भी भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, एंड द इकोसिस्टम इज रिसाइलेंट टू चेंज और डिस्टरबेंस। और अगर ये बैलेंस बना रहता है तो इसका मतलब कि इकोसिस्टम सही है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। तो आई होप बैलेंस्ड इकोसिस्टम, जो कि क्वेश्चन की डिमांड थी, इतना ही यहां पर पूछा गया था, तो वो आपको क्लियर हो गया होगा। डिटेल में इसके आंसर को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्लेलिस्ट देखिए। लास्ट सेमेस्टर के लिए वहां पर वीडियोस मैंने बनाई थी, उन वीडियोस में मैंने बैलेंस इकोसिस्टम को बहुत बेहतर तरीके से हर एक फैक्टर पर उसके बात करने की कोशिश की है, तो वहां पर आप जाकर उससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप सभी अपने सोशल अकाउंट पर वीडियो को शेयर भी कर दें, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, ताकि समय समय पर जो वीडियोस हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप कंटिन्यूटी के साथ अपनी तैयारी को करते चले जाएं। वीडियो अच्छा लगा है तो अंत में लाइक वाला बटन भी आप जरूर प्रेस करें। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग या चैनल के रिगार्डिंग अगर आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि यही एक माध्यम है आप लोगों के और हमारे बीच कम्युनिकेशन का होने का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।